हेलो एंड वेलकम टू ऑल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सेलरेशन के कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किया था और वहाँ पर हमने ये भी देखा था कि एक्सेलरेशन इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। तो ये चेंज जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव चेंज को हम नॉर्मली जो है एक्सेलरेशन कह देते हैं और नेगेटिव चेंज को हम रिटार्डेशन या डिसएलरेशन कह देते हैं। उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी वहाँ पर सॉल्व किए थे और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उनको आज हम सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 है, द ब्रेक्स applied to a car produce an acceleration of 6 meter per second square in the opposite direction to the motion. If the car takes 2 seconds to stop after the application of brakes, calculate the distance it travels during this time. तो यहाँ पर देखिए क्या चीज़ कह रहा है वो कि किसी कार में हम लोगों ने ब्रेक्स अप्लाई किए जिससे कि उसको जो एक्सेलरेशन मिला वो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मिला। और कौन सी डायरेक्शन में? हम तो जानते हैं जैसा कि ब्रेक्स जब भी अप्लाई करते हैं तो एक्सेलरेशन हमेशा मोशन की डायरेक्शन के ऑपोजिट होता है, यानी उसके इफेक्ट को रिड्यूस करता है। इसीलिए जो व्हीकल है उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज करती है और फाइनली वो स्टेशनरी पोजीशन में आ जाता है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन to the motion. If the car takes 2 seconds to stop after the application of brakes, यानी 2 seconds के बाद ये स्टेशनरी हो जाती है कार। कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम। तो स्टॉप करने से पहले और ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद टोटल डिस्टेंस इसने कितना कवर किया है ये हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले ब्रेक्स अप्लाई टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ दिस। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी? 6। इससे पहले भी जैसा मैंने बताया आपको कि हमेशा हमें इन फिजिकल क्वांटिटीज को, भले ही वो वेलोसिटी हो, भले ही वो एक्सेलरेशन हो या डिस्प्लेसमेंट हो, इन सब फिजिकल क्वांटिटीज को हमें विद साइन रखना पड़ता है न्यूमेरिकल्स में। और यहाँ पर क्लियरली दे रखा है कि एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन के एक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ द कार टेक्स 2 सेकंड्स टू स्टॉप, यानी कितना टाइम लग रहा है स्टॉप करने में? 2 सेकंड्स। कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम। डिस्टेंस की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। सपोज हम डिस्टेंस को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो डिस्टेंस की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। ठीक है, यहाँ पर जो कार है वो फाइनली उसकी वेलोसिटी कितनी हो जा रही है? क्योंकि वो स्टॉप कर जा रही है, यहाँ पर क्लियरली दिया हुआ है, तो इसका मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। अब कौन सी ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन है जो जिसमें एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, टाइम और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की वैल्यू होती है? तो अगर हम देखें तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, क्या उसमें ये सब क्वांटिटीज होती हैं? तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर।
अब हमको इसकी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी जो है वो नहीं मालूम है, ठीक है। तो अब हम सोचते हैं कि इसके लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ कर लें, लेकिन वहाँ पर भी इनिशियल वेलोसिटी का हमें मतलब पता होना चाहिए कि कितनी है। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसके लिए भी हमें इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की पता होनी चाहिए। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम दे रखा है। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं, तो अप्लाइंग द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इससे क्या मिल जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी फाइनल वेलोसिटी 0 है, u की वैल्यू हमें अननोन है, प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू -6 है, और जो टाइम लग रहा है वो 2 सेकेंड्स लग रहा है। तो यहाँ से u इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड आ जाता है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी हमें यहाँ से पता चल गई है, और हमको जो है डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चाहिए। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का भी यूज़ कर सकते हैं, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करते हैं, तो s की वैल्यू कितनी आ जाती है, s इक्वल टू यू, इनिशियल वेलोसिटी 12 है, टाइम 2 सेकेंड्स का लग रहा है, प्लस हाफ ऑफ ए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू -6 है, इंटू टी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर हो जाएगा। तो 24, 2 3 जा 6 माइनस 3 इंटू 4, 24 माइनस 12 इक्वल टू 12 मीटर्स। ये डिस्प्लेसमेंट आ जा रहा है इस कार का, टोटल डिस्प्लेसमेंट बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो कार है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, यानी स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है इसका, वो भी एक ही डायरेक्शन में। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू और डिस्टेंस ट्रेवल्ड की वैल्यू इक्वल होगी। तो इसलिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड की वैल्यू भी यहाँ से 12 मीटर्स आ जाएगी, ठीक है। और यही हमसे पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से हमें ये भी क्लियर हुआ कि हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू या किसी भी पैरामीटर की वैल्यू रखने से पहले ये देखना ज़रूरी होता है कि वो विद साइन रखा जाए। जैसे यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है, जो पहले ही दे रखा था कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो रिटार्ड कर रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू को नेगेटिव साइन के साथ में रखा है। क्वेश्चन 5 है, अ स्टोन is thrown in a vertically upward direction with a velocity of 5 meter per second. If the acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second square in downward direction, what will be the height attained by the stone, and how much time it will take to reach there? तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, अ स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। यानी एक स्टोन है
इसको हमने अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है या थ्रो किया है विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। If the acceleration of the stone during its motion is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर in downward direction, acceleration की वैल्यू क्या दे रखी है? acceleration की वैल्यू दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम देख सकते हैं कि इस स्टोन पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी एक्ट करेगी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्ट करेगा, जिसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ठीक है, वैसे तो 9.8 कहीं कहीं पर लिया जाता है, लेकिन अप्रोक्सीमेशन के लिए कभी कभी इसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दी जाती है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि इसकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन के। व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन। अब ये स्टोन जो है इसको हम देखें अगर, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पर ये ग्रेविटी एक्ट कर रही है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में है, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू या एक्सेलरेशन जो है वो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, वेलोसिटी की ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये इसको लगातार जो है इसकी वेलोसिटी को कम करेगा, यानी कि इसकी वेलोसिटी के इफेक्ट को लगातार कम करता चला जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, जब भी हम इस स्टोन को ऊपर थ्रो करेंगे तो इसकी वेलोसिटी कम होती चली जाएगी और फाइनली एक पॉइंट पे आके ये स्टेशनरी पोजीशन में आ जाएगा। सपोज ये पॉइंट क्यू पी है और ये पॉइंट क्यू है, तो क्यू पॉइंट पे आके ये स्टेशनरी हो जाएगा। स्टेशनरी होने के बाद में ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में दोबारा से मूव करने लगेगा और फाइनली ग्राउंड पे आके या अर्थ के सरफेस पे आकर के ये मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर लेगा। तो अगर हमसे ये जो पूछ रहा है, एक तो हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन पूछ रहा है, तो हाइट अटेन्ड देखिए कितना हो जाएगा, पी क्यू। ठीक है, इसको हम लोग सपोज एच दे देते हैं नाम, तो पी क्यू इक्वल टू स्मॉल एच। एंड हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच देयर। पी से लेके क्यू तक कितना ये टाइम ले रहा है पहुंचने के लिए, ये भी वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक तो इनिशियल पॉइंट P और फाइनल पॉइंट इसका Q। अगर हम इन दो पॉइंट्स के बीच में अपनी इक्वेशंस ऑफ मोशन को अप्लाई करेंगे तो हमें जो है टाइम की वैल्यू और हाइट की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां से हम देख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। दूसरा एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, क्योंकि ये मोशन की डायरेक्शन के या वेलोसिटी की डायरेक्शन के ऑपोजिट में है, इस वजह से हम इसकी वैल्यू माइनस साइन के साथ रखेंगे। ठीक है, इसके बाद जो क्यू पॉइंट है, क्यू पॉइंट पे जाके ये स्टेशनरी हो जा रहा है, इसका मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जा रही है। हमें यहाँ पर टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ से अप्लाइंग द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ से क्या मिल जाएगा, फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 5 प्लस एक्सेलरेशन इज -10 इंटू टी, hence t is equal to 5/10 equal to 0.5 seconds। तो 0.5 सेकेंड्स जो है उसमें ये अपनी मैक्सिमम हाइट जो है वो अटेन कर लेगा। फर्स्ट पार्ट क्लियर है। सेकेंड पार्ट के लिए देखिए हाइट पूछ रहा है कि हाइट कितना ये अटेन करेगा। तो हाइट की वैल्यू कैसे मिलेगी हमें, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर का यूज कर सकते हैं हम। s की वैल्यू कितनी है डिस्प्लेसमेंट की, हाइट के बराबर, क्योंकि ये p पॉइंट से q पॉइंट तक जा रहा है एक स्ट्रेट लाइन में, इसलिए s यानी कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की लेंथ के बराबर, यानी pq के बराबर, यानी h के बराबर। तो h इक्वल टू ut इनिशियल वेलोसिटी 5 है, टाइम जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया था यहाँ पे 0.5 प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन की वैल्यू -10 है, टाइम की वैल्यू अगेन 0.5 का स्क्वायर के बराबर है। यहां से 2.5 -5 इंटू 0.25 हो जाएगा। ठीक है, तो 2.5 माइनस 1.25
इज इक्वल टू 1.25 मीटर्स। तो हाइट अटेन की वैल्यू 1.25 मीटर्स आ जाएगी। यहां से क्लियर है? यहां पर ये अगर हम इन इक्वेशंस में जो हमने साइंस यूज किए हैं उनको ध्यान से अगर देखें तो P पॉइंट से Q पॉइंट तक ये जो स्टोन है ये ट्रेवल कर रहा है। अपवर्ड डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, तो अपवर्ड डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव साइन के साथ में रखा है। यहाँ पर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन यानी इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो उसको हमने नेगेटिव साइन के साथ रखा। फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पर 0 है तो इसमें तो कोई साइन का सिग्निफिकेंस नहीं है। इसके बाद में जो है अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट किस डायरेक्शन में ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऊपर के डायरेक्शन में हो रहा है, यानी ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर तक गया है, यानी कि इसके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ है। इसलिए हमने यहाँ पर h या हाइट जो है उसको पॉजिटिव साइन के साथ रखा है। अगर ये नीचे की डायरेक्शन में आ रहा होता तो उस केस में, या ये ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर ये आ रहा होता तो उस केस में हम इसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव साइन के साथ में रखते हैं। ठीक है, तो यहां पर साइन का सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट and moves along the x-axis with constant acceleration फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर for 8 seconds. If it then continues with constant velocity what distance will the car cover in 12 seconds since it started from rest? चलिए इसको देखते हैं। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट का क्या मतलब हो गया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। एंड मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस, यानी कार यहां से ओ पॉइंट से स्टार्ट करती है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ या एक्स एक्सिस की तरफ अपना मोशन स्टार्ट करती है ऐसे। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है। विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड्स, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड्स, यानी टाइम की वैल्यू 8 सेकेंड्स दे रखी है। इसके बाद यहां तक कुछ टाइम तक ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन यानी 8 सेकेंड्स तक तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से लगातार मूव कर रही है। इफ इट देन कंटिन्यूज विद कांस्टेंट वेलोसिटी, सपोज ये पॉइंट P है और P पॉइंट के बाद में ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, इसका मतलब आफ्टर पॉइंट P इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, कांस्टेंट हो गई है, यानी इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया है, 0 हो गया है। P पॉइंट के बाद 0 एक्सेलरेशन हो गया है। व्हाट डिस्टेंस विल द कार कवर इन 12 सेकेंड्स सिंस इट स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, यानी स्टार्टिंग की पोजीशन से 12 सेकेंड्स तक कितना डिस्टेंस ये कार ट्रेवल कर रही है।
इसका मतलब ये हो गया कि P पॉइंट के बाद, P पॉइंट तक तो देखिए 8 सेकंड्स तक मूव करती है ये बॉडी, और P के बाद जो है 4 सेकंड्स तक और मूव करेगी, क्योंकि टोटल टाइम दे रखा है 12 सेकंड्स, तो ये 4 सेकंड्स का टाइम हो जाता है। सपोज इस पॉइंट को हम Q बोल दे रहे हैं, यहां तक ये 12 सेकंड्स हो जाते हैं इसके O से Q तक, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस विल बी OP प्लस PQ। टोटल डिस्टेंस इक्वल टू OP प्लस PQ। यहां पर भी क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है, वो भी एक ही सिंगल डायरेक्शन में, यानी यूनिडायरेक्शनल मोशन कर रही है, तो इसलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। तो उसने डिस्टेंस पूछा है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस के। अब देखिए हमें इसमें दोनों डिस्टेंसेस अलग अलग कैलकुलेट करने हैं, ओपी कैलकुलेट करना है और पीक्यू कैलकुलेट करना है। तो ओपी को कैलकुलेट करने के लिए पहला केस देखते हैं कि यू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 5 है और टाइम 8 सेकंड्स लग रहा है। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, यानी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। एस की वैल्यू आ जाती है यहाँ से, इनिशियल वेलोसिटी 0 है प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन की वैल्यू 5 है इंटू टी स्क्वायर यानी 8 स्क्वायर, यहां से हाफ ऑफ 5 इंटू 64 160 मीटर्स डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जा रही है, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम ओ टू पी कितना हो जाएगा? 160 मीटर्स। अब हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम पी टू क्यू निकालना है, फ्रॉम पी टू क्यू। आफ्टर पॉइंट पी वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हो गया कि पी पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वही वेलोसिटी थ्रू आउट द जर्नी फ्रॉम पी टू क्यू रहेगी। तो इसका मतलब अगर हम वेलोसिटी निकाल लें पी पॉइंट पर, तो वही वेलोसिटी से जो ये कार है ये क्यू पॉइंट तक मूव करेगी। तो इस वेलोसिटी को कैसे निकालेंगे? तो अगर हम लोग यहाँ से देखें, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 5 है, टाइम 8 सेकेंड्स है, तो अगर हमें यहाँ से फाइनल वेलोसिटी निकालनी है तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का हम यूज कर सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 0 प्लस एक्सेलरेशन 5 है और टाइम 8 है, तो ये 40 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। यानी p पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 40 मीटर पर सेकेंड। तो ये 40 मीटर पर सेकेंड से कितना डिस्टेंस कवर करेगा p से लेके q तक? तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम p टू q, इसकी वैल्यू आ जाएगी वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहां से डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा। वेलोसिटी कितनी है? अभी हमने कैलकुलेट की है 40, और कितने टाइम तक ये ट्रेवल कर रहा है p से लेकर के q तक? 4 सेकेंड्स के लिए। तो यहां से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 160 मीटर्स आ जाती है, ठीक है। O से लेके P तक 160 मीटर्स और P से Q तक भी 160 मीटर्स डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की वैल्यू हो जाती है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 160 प्लस 160, दैट इज 320 मीटर्स। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 7 है, एन ऑब्जेक्ट is dropped from rest at a height of 150 meters and simultaneously
another object is dropped from rest at a height of 100 meters. What is the difference in their heights after 2 seconds if both objects drop with same acceleration? Drop with same acceleration. How does the difference in heights vary with time? तो इस क्वेश्चन को देखते हैं. An object is dropped from rest at a height of 150 meters and simultaneously another object is dropped from rest at a height of 100 meters. इसका मतलब है दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें से एक ऑब्जेक्ट को 100 मीटर्स की हाइट से ड्रॉप किया गया है. सपोज जो पहला ऑब्जेक्ट है उसको P पॉइंट से हमने ड्रॉप किया है और ये हमारे पास अर्थ का सरफेस है. ठीक है, तो ये जो हाइट है जहां से इसको ड्रॉप किया गया है ये हमें 150 मीटर्स दी हुई है फर्स्ट केस में. एंड साइमल्टेनियसली अनदर ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट एट अ हाइट ऑफ 100 मीटर्स. उसी वक्त एक सेकंड ऑब्जेक्ट है, सपोज हम इसको Q नाम दे देते हैं. Q उस पॉइंट का नाम है जहां से इस ऑब्जेक्ट को हमने ड्रॉप किया है और इसकी हाइट जो दे रखी है वो है 100 meters. What is the difference in their heights after 2 seconds if both objects drop with same acceleration? दोनों ही जो ऑब्जेक्ट्स है उनको हमने सेम एक्सेलरेशन के साथ ड्रॉप किया है, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों ही ऑब्जेक्ट्स पर एक्ट कर रहा है. ठीक है, तो दोनों का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. तो व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर हाइट्स आफ्टर 2 सेकंड्स? 2 सेकंड्स के बाद उनके बीच में जो हाइट्स है उनके बीच में कितना डिफरेंस है ये हमसे पूछा हुआ है. तो देखिए हाइट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इनकी. फर्स्ट ऑब्जेक्ट P जो है जब हम इसको ड्रॉप करेंगे तो ये नीचे की तरफ अर्थ के एक्सेलरेशन की वजह से नीचे की डायरेक्शन में ये ट्रेवल करेगा और हम ये मान लेते हैं कि 2 सेकंड्स के बाद आफ्टर 2 सेकंड्स ये P से P डैश पॉइंट तक पहुंच जाता है. इस पॉइंट का नाम है P डैश. इसका मतलब इसने कितनी हाइट जो है वो ट्रेवल कर ली है या कितना डिस्प्लेसमेंट इसने ट्रेवल कर लिया है, इसकी वैल्यू है h1. ठीक इसी तरह जो सेकंड ऑब्जेक्ट Q है इसको हमने जब ड्रॉप किया तो ये Q से लेके इस पॉइंट Q डैश तक h2 हाइट इसने ट्रेवल कर ली. अब हमें बताना है कि इनका जो है डिफरेंस इन हाइट्स आफ्टर 2 सेकंड्स कितना होगा. एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हमने ये मान लिया कि एक्सेलरेशन इन द फर्स्ट केस a1 इक्वल टू एक्सेलरेशन इन द सेकंड केस a2. ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस? अब देखिए क्या करेंगे हम लोग इसके लिए. अगर हम P पॉइंट से P डैश पॉइंट तक के बीच में
इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज करते हैं तो हमें रिलेशनशिप मिल जाएगा, इसकी हाइट ट्रेवल्ड, टाइम इंटरवल जितना है और एक्सेलरेशन है, इनके बीच में एक रिलेशनशिप मिल जाएगा। तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं फ्रॉम पॉइंट पी टू पी डैश के लिए। तो फ्रॉम पी टू पी डैश यानी फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। यहां से इनिशियल वेलोसिटी हमने यहां पर दे रखी है कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट, यानी कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कितनी है, 0। तो यहां से अगर हम डिस्प्लेसमेंट को निकालेंगे तो सपोज हमने मान लिया कि नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव साइन के साथ ली जा रही है, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान लिया है, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो जाएगा। तो s की वैल्यू हो जाएगी h1 इक्वल टू यू टी, यू की वैल्यू 0 है, प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन की वैल्यू a है। सपोज a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a हम लिख दे रहे हैं क्योंकि एक्सेलरेशन सेम है, इनटू टाइम जो दे रखा है वो 2 सेकंड्स दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आफ्टर 2 सेकंड्स पूछा गया है, तो टाइम की वैल्यू हमने 2 डाल दी यहाँ पर। तो यहाँ से हमें ट्वाइस ऑफ a h1 की वैल्यू मिल जाती है, यानी जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है इसने जो हाइट ट्रेवल की है वो ट्वाइस ऑफ a है। ठीक है, इसी तरह फॉर सेकंड ऑब्जेक्ट यानी q से q डैश तक के लिए, फ्रॉम पॉइंट q टू q डैश s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। इनिशियल वेलोसिटी सेकंड केस में या सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए भी 0 हो जाएगी क्योंकि ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया है रेस्ट की पोजीशन से। तो 0 प्लस हाफ ऑफ a इंटू टाइम इंटरवल 2 सेकंड्स का ही है इसके केस में भी, तो 2 स्क्वायर। यहां से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाती है ट्वाइस ऑफ a। डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पर इस केस में, h2, q से q डैश तक का डिस्प्लेसमेंट h2 है, तो h2 की वैल्यू ट्वाइस ऑफ a आ जाती है। यहां से हम देख सकते हैं कि क्लियरली कि h1 की वैल्यू भी ट्वाइस ऑफ a है और h2 की वैल्यू भी ट्वाइस ऑफ a है। इसका मतलब h1 इक्वल टू h2 है। h1 हम यहां लिख देते हैं, h1 इज इक्वल टू h2, यानी दोनों ऑब्जेक्ट्स जो P से अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है और जो Q से स्टार्ट कर रहा है, दोनों जितनी हाइट ट्रेवल कर रहे हैं या जितना डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं उन दोनों की वैल्यूज सेम है। ठीक है, अब हमें इनके बीच में जो हाइट्स का डिफरेंस है वो निकालना है 2 सेकंड्स में, तो वो हम देखिए कैसे निकालेंगे। फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो P से अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 2 सेकंड्स के बाद में। उसकी हाइट अगर सपोज हम ये मान लेते हैं कि यहाँ एक पॉइंट है O और यहाँ पर भी एक पॉइंट है R, तो फॉर ऑब्जेक्ट P हाइट कितनी हो जाएगी आफ्टर 2 सेकंड्स, हाइट आफ्टर 2 सेकंड्स इक्वल टू OP डैश। ठीक है, अब OP डैश की वैल्यू निकालने के लिए OP से अगर हम PP डैश को माइनस कर देंगे तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो OP माइनस PP डैश, OP की वैल्यू कितनी है 150 मीटर्स और PP डैश की वैल्यू h1 है। तो यहां से ऑब्जेक्ट P के लिए जो हाइट है 2 सेकंड्स के बाद वो 150 माइनस h1 हो जाएगी। इस और जो Q ऑब्जेक्ट है अगर उसके लिए देखा जाए फॉर ऑब्जेक्ट तो Q ऑब्जेक्ट जो है उसके लिए वो उसकी पोजीशन Q डैश हो जाती है। इसका मतलब 2 सेकंड्स के बाद उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट आफ्टर 2 सेकंड्स इक्वल टू
आर क्यू डैश, आर क्यू डैश हो जाएगी। और आर क्यू डैश की वैल्यू जो है वो है क्यू आर माइनस क्यू क्यू डैश। तो यहां पर क्यू आर माइनस क्यू क्यू डैश लिख देते हैं। क्यू आर की वैल्यू जो है वो 100 मीटर्स है और क्यू क्यू डैश की वैल्यू h2 है। तो ये हाइट जो है वो आफ्टर 2 सेकेंड्स हो जाएगी। इनकी अगर डिफरेंस इन हाइट्स निकालनी होगी तो वो कितनी हो जाएगी? डिफरेंस इन हाइट्स इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट P फ्रॉम पॉइंट O टू P डैश माइनस जो इसकी हाइट है वो। तो इसकी हाइट कितनी है वो हमने निकाली है 150 माइनस h1 माइनस ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए 100 माइनस h2। यहां से ये 150 माइनस h1 माइनस 100 प्लस h2 आ जाता है। अब हम पहले निकाल चुके हैं कि h1 की वैल्यू और h2 की वैल्यू इक्वल आती है। ठीक है, इसको अगर हम यहाँ पर रख देते हैं तो 150 माइनस h1 इक्वल टू h2 रख दिया हमने यहाँ पर। तो ये h2 से h2 कैंसिल हो गया और डिफरेंस इन हाइट्स जो है वो 50 मीटर्स आ जाती है। इसका मतलब ये होता है कि इन दो ऑब्जेक्ट्स की हाइट्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 50 मीटर्स है। ठीक है, कितने सेकंड्स के बाद? 2 सेकंड्स के बाद में। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाता है। सेकंड पार्ट में पूछा जा रहा है कि हाउ डज द डिफरेंस इन हाइट्स वेरी विद टाइम। तो हम देख रहे हैं कि जो डिफरेंस इन हाइट्स यहाँ पर निकल के आ रहा है उसमें कहीं पर भी टाइम का फैक्टर नहीं है। इसका मतलब डिफरेंस इन हाइट्स इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन टाइम। तो इसका मतलब ये हो गया कि डिफरेंस इन हाइट्स डज नॉट वेरी विद टाइम, वो लगातार टाइम के साथ कांस्टेंट बना हुआ है और उसकी वैल्यू कितनी है? 50 मीटर्स। तो टाइम चाहे 2 सेकंड्स हो, चाहे 3 सेकंड्स हो, चाहे 6 सेकंड्स हो, जो इनका जो डिफरेंस इन हाइट्स होगा वो लगातार 50 मीटर्स बना रहेगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट travels 20 meters in first 2 seconds and 160 meters in next 4 seconds. What will be the velocity after 7 seconds from start? तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग सबसे पहले इसका एक मोशन जो है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए, ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक ऑब्जेक्ट है जो एक पॉइंट ओ से सपोज अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है, यानी यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 0, ट्रेवल्स 20 मीटर्स इन द फर्स्ट 2 सेकेंड्स। यहाँ से लेके एक दूसरे पॉइंट, सपोज इसका नाम है P, यहाँ तक ट्रेवल इसने किया है 20 मीटर्स। तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट है? 20 मीटर्स। और कितना टाइम इसको लगा है? फर्स्ट 2 सेकेंड्स। इसका मतलब यहाँ पर टाइम की वैल्यू है 2 सेकेंड्स। ठीक है, एंड 160 मीटर्स इन द नेक्स्ट 4 सेकेंड। उसके बाद P से लेके सपोज किसी दूसरे पॉइंट Q तक ये ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है 160 मीटर्स। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना है? 160 मीटर्स।
इन द नेक्स्ट 4 सेकेंड्स, यानी यहां तक का टाइम जो है स्टार्टिंग से कितना हो जाएगा, ये 2 सेकेंड्स है और नेक्स्ट 4 सेकेंड्स में ये 160 मीटर्स ट्रेवल कर रहा है, इसका मतलब टोटल टाइम इसका हो जाएगा 2 सेकेंड्स प्लस 4 सेकेंड्स यानी 6 सेकेंड्स। तो 6 सेकेंड्स पे क्यू पॉइंट पे पहुंच जा रहा है। व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकेंड्स फ्रॉम स्टार्ट, स्टार्ट से यानी ओरिजिन से इसकी वेलोसिटी पूछी जा रही है 7 सेकेंड्स तक, यानी किसी पॉइंट अगर ये r तक पहुंच जा रहा है 7 सेकेंड्स में, कहां से, यहां से, टोटल 7 सेकेंड्स, तो वहां यहां पर इसकी फाइनल वेलोसिटी पूछी गई है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें इसको तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है ऑब्जेक्ट की, इनिशियल वेलोसिटी इज 0। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 20 मीटर्स। फ्रॉम पॉइंट ओ टू पी हम कंसिडर कर रहे हैं, तो फ्रॉम ओ टू पी, यहां पर हम इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर्स हो गया, टाइम जो है वो 2 सेकेंड्स का है। यहां से अगर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे यानी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, तो यहां से हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 20 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ ऑफ एक्सेलरेशन a है, टाइम 2 सेकेंड्स है, इसका स्क्वायर कर लेंगे तो 20 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a और a इक्वल टू 20/2 और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी कहां से कहां तक, O से लेकर के P तक। ठीक है, अब हम लोग मोशन इसका देखेंगे फ्रॉम पॉइंट P टू Q, फ्रॉम पॉइंट P टू Q। तो इसको देख लेते हैं। P पॉइंट पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ये हमें अननोन है। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है P से Q तक 160 मीटर्स। टाइम कितना है, तो 2 सेकेंड्स पॉइंट P तक का टाइम है और पॉइंट Q पर टोटल जो है वो ओरिजिन से 6 सेकेंड्स है, तो P से Q तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, 6 माइनस 2 दैट इज 4 सेकेंड्स। ठीक है, अब इस केस में जो एक्सेलरेशन है, फर्स्ट केस में तो हमने देखा एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब ये जरूरी नहीं है कि PQ या P से Q तक जाने में भी उसी एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट मूव करे जिस एक्सेलरेशन से O से P तक वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम सपोज ये मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां पर ये A1 है, A1, और इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू हम A2 मान ले रहे हैं। ठीक है, A2 की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए हमें इनिशियल वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी। इनिशियल वेलोसिटी P पॉइंट पर कितनी हो जाएगी, वही हो जाएगी जो O से P तक की जर्नी के दौरान फाइनल वेलोसिटी है। तो यहां पर हम अगर फाइनल वेलोसिटी निकालना चाहें तो फाइनल वेलोसिटी फ्रॉम O टू P, तो यहीं पर हम फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 निकल के आ चुकी है और टाइम जो है वो 2 लग रहा है, तो 20 मीटर पर सेकेंड जो है वो फाइनल वेलोसिटी आ रही है। किस पॉइंट पर, P पॉइंट पर। तो यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड जो है वो उसकी फाइनल वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी है P टू Q, वो हमारे पास में वही हो जाएगी जो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है, यानी 20 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर अगर हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेते हैं तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। A2 यहाँ पे लिख देते हैं इसको, A2। यहाँ से s की वैल्यू 160 है, इनिशियल वेलोसिटी 20 है, t टाइम 4 सेकेंड्स है, प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ 2 इंटू 4 स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर लिख देते हैं 160 इक्वल टू 80 प्लस 8 टाइम्स A2। तो 8 टाइम्स A2 की वैल्यू हो जाएगी 80 और A2 की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पर A2 की वैल्यू आ जा रही है।
यहां से हम देख सकते हैं कि a1 की वैल्यू भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और a2 की वैल्यू भी 10 मीटर पर स्क्वायर है। इसका मतलब O से लेकर के P तक का जो मोशन है उसमें भी एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और P टू Q भी एक्सेलरेशन जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकल के आ रहा है। इसका मतलब ये जो मोशन है पूरा, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला मोशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला मोशन है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का अगर ये मोशन होगा तो हम ये मान सकते हैं कि O पॉइंट से लेकर के R पॉइंट तक जाने में भी इसका एक्सेलरेशन इतना ही बना हुआ है। कितना? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब हम जो है इक्वेशंस ऑफ मोशन को पॉइंट O से पॉइंट R तक के बीच में अगर अप्लाई कर देंगे तो हमें फाइनल वेलोसिटी v की वैल्यू मिल जाएगी जो हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए फ्रॉम पॉइंट O टू R, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है O पर? 0। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने देख लिया है, थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी जो है वो हमें कैलकुलेट करनी है और टाइम कितना लग रहा है टोटल? 7 सेकेंड्स। यहां पर अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेंगे तो v इक्वल टू यू प्लस AT हो जाएगा। v यानी फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी u प्लस यू 0 है प्लस a 10 इंटू 7 और 70 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट पर यानी 7 सेकेंड्स पर 70 मीटर पर सेकेंड आ जाती है यहाँ पर, और यही हमसे पूछा गया था। तो इस तरह के क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट है कि हमें ये देखिए क्लियर नहीं है कि जो उसने फर्स्ट 20 मीटर्स ट्रेवल किया है उसके दौरान जो एक्सेलरेशन है और जो नेक्स्ट 160 मीटर्स ट्रेवल किया है यानी नेक्स्ट 4 सेकेंड्स में उसके ड्यूरेशन में उसका एक्सेलरेशन कितना है, ये चीज़ हमें क्लियर नहीं है। इस वजह से हमने दोनों के एक्सेलरेशंस अलग-अलग निकाले और वहाँ से एस्टेब्लिश हो गया कि एक्सेलरेशंस जो हैं वो लगातार कांस्टेंट बने हुए हैं। इसलिए हम पूरी जर्नी के लिए भी एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मान सकते हैं और उसके बेसिस पर अपनी वैल्यूज़ जो भी फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू पूछी गई है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है? चलिए अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, obtain a relation for the distance traveled by an object moving with a uniform acceleration in the interval between fourth and fifth second, fourth and fifth seconds। तो ये भी एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो इसको देखेंगे। Obtain a relation for the distance traveled by an object moving with a uniform acceleration in the interval between fourth and fifth second। तो यहाँ पर उसने क्लियर कर दिया है कि एक्सेलरेशन लगातार यूनिफॉर्म या कांस्टेंट बना हुआ है।
इसका मतलब इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारी हम यूज कर सकते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन द इंटरवल बिटवीन 4th एंड 5th सेकेंड्स। देखिए यहाँ पर वो 4 सेकेंड्स में आपसे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ऑब्जेक्ट ने, ये नहीं पूछ रहा है, और न ही 5 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो पूछ रहा है, वो भी हमसे नहीं पूछ रहा है। वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि 4th सेकेंड से 5th सेकेंड के बीच का जो टाइम इंटरवल है उसमें कितना जो है डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो सपोज ये ऑब्जेक्ट ओ पॉइंट से अपना मोशन स्टार्ट करता है, तो क्या होगा, यहाँ पर सपोज टाइम इक्वल टू 4 सेकेंड्स है, 4 सेकेंड्स तक कुछ डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया होगा या डिस्प्लेसमेंट उसने ट्रेवल किया होगा। उसके बाद 4 के बाद सपोज टाइम इक्वल टू 5 सेकेंड्स यहाँ पे आ जा रहा है, तो यहाँ पर 5 सेकेंड्स तक उस ऑब्जेक्ट ने कुछ और डिस्प्लेसमेंट जो है वो ट्रेवल किया होगा। अब हमें अगर 4th से 5th सेकेंड के बीच का जो 1 सेकेंड है उसके बीच में कितना उसने डिस्प्लेसमेंट जो है या डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो हमसे पूछ रहा है। यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के बीच में, यानी ये वाला, ये इस बीच में कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये हमसे पूछा जा रहा है। इसके लिए रिलेशन पूछ रहा है वो, ठीक है। तो देखिए ये जो डिस्टेंस है या जो डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि लीनियर मोशन है इसलिए डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में, यूनि डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रेवल कर रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम हो जाएगी। अब अगर हमको ये जो 1 सेकेंड है, कहाँ से कहाँ तक, 4th सेकेंड से 5th सेकेंड के बीच का जो 1 सेकेंड है, इसमें अगर वो हमसे डिस्प्लेसमेंट जानना चाह रहा है तो हम क्या करेंगे, 0 सेकेंड से लेकर के, यानी ओरिजिन से लेकर के, इसको हम लोग सपोज P पॉइंट नाम दे रहे हैं, उसको Q दे दे रहे हैं, तो O से लेकर के Q तक जितना डिस्टेंस है, इसमें से अगर हम O से P तक का डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम P टू Q मिल जाएगा। तो डिस्टेंस फ्रॉम P टू Q इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम O टू Q माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम O टू P। अब देखिए ये दोनों की वैल्यूज हम अलग अलग निकालेंगे। O से लेके Q तक का अगर डिस्टेंस निकालना है तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ये हमें यहाँ पर क्लियर नहीं है कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। ये है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इसने इसके मोशन में रहा है थ्रू आउट। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि टोटल टाइम की वैल्यू है 5 सेकेंड्स, ठीक है। फ्रॉम O टू Q, अलग से इसको लिख लेते हैं, फ्रॉम पॉइंट O टू Q, ठीक है, टाइम कितना है 5 सेकेंड्स। एक्सेलरेशन की वैल्यू सपोज स्मॉल a से हम डिनोट कर रहे हैं और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है थ्रू आउट द जर्नी। तो अगर यहाँ से हमको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, यानी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करेंगे। यहाँ से हमें मिलेगा डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u है, टाइम जो है वो 5 सेकेंड्स है, प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें कांस्टेंट a दे रखी है, और t जो है अगेन 5 है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकल के आती है 5 टाइम्स u प्लस 25/2a, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट है हमारा O पॉइंट से लेकर के Q पॉइंट तक का। अब O पॉइंट से लेके P तक के लिए हम इक्वेशन को यूज करेंगे इसी तरीके से। तो फ्रॉम O टू P, इनके बीच में अगर हम S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर यूज करते हैं तो यहाँ से भी इनिशियल वेलोसिटी O पे u ही है, स्मॉल u, टाइम जो है यहाँ पर 4 सेकेंड्स हो गया है, प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन a कांस्टेंट बना है लगातार, और टाइम की वैल्यू अगेन यहाँ पर 4 सेकेंड्स है। तो ये 4 टाइम्स u प्लस 8 टाइम्स a आ जाएगा यहाँ से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू।
ठीक है। अब यहां से क्लियर है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम P टू Q की वैल्यू कितनी है, फ्रॉम O टू Q माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम O टू P। तो यहां पर अगर हम इसकी वैल्यूज रख देते हैं तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम O टू Q 5U प्लस 25/2 इंटू A माइनस ऑफ 4 टाइम्स U प्लस 8 टाइम्स A, 4 टाइम्स U प्लस 8 टाइम्स A आ जाएगी। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा U प्लस 25A/2 माइनस 8 टाइम्स A, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, U प्लस 2 नीचे एलसीएम ले लेते हैं 9A, तो U प्लस 9A/2 ये हमें टोटल डिस्टेंस मिल जाता है P से लेके Q तक का। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, a ball thrown vertically upwards return to the thrower in 20 seconds. Calculate the velocity with which it was thrown and maximum height attained by the ball. Take स्मॉल g की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हमें इसको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो अब बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, तो एक बॉल को यहाँ पर सपोज P पॉइंट से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया गया है या थ्रो किया गया है। इट रिटर्न्स टू द थ्रोअर इन 20 सेकेंड्स। अब ये बॉल ऊपर जाएगी, इस बॉल पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट करेगा, जिसकी वजह से बॉल लगातार जो है वो डिसेलरेट करेगी, जिसकी वजह से फाइनली सपोज एक पॉइंट Q पर आकर के ये स्टेशनरी हो जाएगी, और फिर नीचे एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ इस पर एक्ट कर रहा है, इसलिए ये दोबारा से नीचे की तरफ आने लगेगी और फाइनली ये यहाँ पर ग्राउंड पे आकर के मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर लेगी। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। तो पूछा है कि कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच इट वाज थ्रोन, यानी अगर इस बॉल को यहाँ से हमने इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल u से थ्रो किया है तो स्मॉल u की वैल्यू पूछी जा रही है, एंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल, और बॉल ने जो मैक्सिमम हाइट अटेन की है सपोज नीचे से P पॉइंट से लेके Q पॉइंट तक, तो इस P से लेके Q तक की जो टोटल हाइट है सपोज h है ये, तो यहाँ पर h की वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, और इसमें यहाँ पर क्लियर दे रखा है कि बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड रिटर्न टू द थ्रोवर इन 20 सेकेंड्स, यानी टोटल टाइम जो है कहाँ से कहाँ तक का, P पॉइंट से Q पॉइंट तक का, और Q पॉइंट से लेकर के वापस P पॉइंट तक आने में टोटल टाइम इसको लग रहा है 20 सेकेंड्स का। ठीक है, इनकी वैल्यूज हमसे पूछी हुई है। तो देखिए जब पूरी जर्नी में फ्रॉम P टू Q और फिर Q से बैक P तक आने में जो मोशन है वो मोशन सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मतलब
पी पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, सपोज उसकी वैल्यू यू है, स्मॉल यू, और जो आपका क्यू पॉइंट है इस पर इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी यहाँ पर। क्यों? क्योंकि स्टेशनरी हो जाएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पर लगातार नीचे की डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। वो चाहे मोशन फ्रॉम पी टू क्यू हो, चाहे क्यू से लेके पी तक का मोशन हो, दोनों में ही एक्सेलरेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सेम है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल यू है और फाइनल वेलोसिटी जीरो है। तो जाने में जब ये मतलब पी से क्यू तक जाता है तो इनिशियल वेलोसिटी जैसे स्मॉल यू और फाइनल जीरो है, और यहाँ पर क्या होगा, इनिशियल क्यू से लेके पी तक जाने में इनिशियल जीरो हो जाएगी और फाइनल स्मॉल यू के बराबर ही हो जाएगी, क्योंकि दोनों मोशंस बिल्कुल सिमेट्रिकल हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक जाने में जो टाइम लगेगा उतना ही टाइम ऑब्जेक्ट को क्यू पॉइंट से पी पॉइंट तक आने में लगेगा। यानी टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट कहते हैं हम इसको। इसको आप याद भी रखिएगा इस रिजल्ट को, टाइम ऑफ एसेंट, एसेंट का मतलब ऊपर जाने का टाइम, इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, डिसेंट का मतलब नीचे की तरफ आने का। तो टोटल टाइम यानी कि टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट की जो वैल्यू है वो 20 सेकेंड्स है। तो अगर हम केवल एसेंट की बात करें तो टाइम ऑफ एसेंट कितना हो जाएगा, that will becomes 20 seconds divided by 2 equal to 10 seconds। इसका मतलब 10 सेकेंड्स इसको P से Q में तक जाने में लगेंगे और Q से वापस P आने में भी इसको 10 सेकेंड्स लगेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर पूछा गया है फाइनल इनिशियल वेलोसिटी U और हाइट h, तो हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन का यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखिए फ्रॉम पॉइंट P टू Q इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल u है, हाइट h है, फाइनल वेलोसिटी जो है वो जीरो है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ऊपर का मोशन हो रहा है, वेलोसिटी ऊपर की तरफ को है, तो इसमें क्या होगा, वेलोसिटी का साइन पॉजिटिव रहेगा। ऊपर का की डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मान ले रहे हैं और नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव मान ले रहे हैं। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग माइनस ऑफ जी या माइनस ऑफ 10 जो है लिख सकते हैं, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हम अगर इस इक्वेशन को यहाँ पर यूज करते हैं और टाइम हमें पता चल चुका है कि 10 सेकेंड्स है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, यहां से v की वैल्यू क्योंकि जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी ये है स्मॉल u, प्लस एक्सेलरेशन है -10 आ जाएगा एक्सेलरेशन, इनटू जो टाइम है वो भी 10 सेकेंड्स है। यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 100 मीटर्स पर सेकेंड आ जाएगी। यानी यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू है वो 100 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, सेकेंड जो है वो हमको निकालना है कि कितनी हाइट ये रीच करेगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर सकते हैं फ्रॉम पॉइंट P टू Q। s यहाँ पर h है और हाइट ऊपर की तरफ को है, क्योंकि यहाँ से हम मेजर कर रहे हैं और ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो h को हमने यहाँ पे पॉजिटिव साइन के साथ रखा। इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल u है जिसकी वैल्यू 100 निकल चुकी है, तो 100 रख देते हैं। टाइम जो लग रहा है P से Q तक जाने में ये 10 सेकेंड्स है, प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन की वैल्यू -10 है, टाइम अगेन यहाँ पर जो है वो 10 सेकेंड्स है, तो 10 स्क्वायर, यहाँ पर ये आएगा 1000 माइनस 500 इक्वल टू 500 मीटर्स। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड है ये 500 मीटर्स आ रही है। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट भी हमने कैलकुलेट कर ली है और इनिशियल वेलोसिटी भी हमने कैलकुलेट कर ली है।
अब हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस एक्सेलरेशन से रिलेटेड जो भी हैं वो सब हमने सॉल्व कर लिए हैं। बस हमको एक दो स्पेशल केसेस देखने हैं, तो उन केसेस को भी हम लोग देख लेते हैं। तो केस ये है कि सपोज एक ऑब्जेक्ट है और वो क्या करता है कि जो डिस्प्लेसमेंट उसने मतलब ट्रेवल किया है वो अगर टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो उस केस में हमारा मोशन किस नेचर का होगा। ठीक है, ये चीज हमसे पूछी गई है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा तो मोशन का नेचर हमसे पूछा गया है। तो देखिए, अगर हम एक सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सपोज हम मान लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 0, ये हमारे पास 0 है इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की। तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से 0 प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब अगर कोई मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन होगा तो उस केस में यहां पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये टर्म हाफ 1/2 जो है ये कांस्टेंट है, ये वैल्यू, और एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है तो इनका प्रोडक्ट भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसको हम a/2 इंटू टी स्क्वायर लिख दे रहे हैं। यहां पर ये जो a/2 है ये क्वांटिटी बिल्कुल कांस्टेंट है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो प्रोपोर्शनल है टाइम के स्क्वायर के। ठीक है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू टाइम के स्क्वायर की प्रोपोर्शनल है तो उसका मतलब ये हो गया कि जो मोशन होगा वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अगला रिजल्ट है कि हमें ये बताना है कि क्या कोई ऐसा मोशन है जिसमें कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट वेलोसिटी इज 0। तो क्या ऐसा केस पॉसिबल है जहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी की वैल्यू 0 है। तो इसको हम देख सकते हैं कि सपोज ये ऑब्जेक्ट है पी पॉइंट पर और इसको हम लोग पी पॉइंट से रिलीज कर दे रहे हैं या ड्रॉप कर दे रहे हैं। तो ऐसे केस में इस पे जो एक्सेलरेशन एक्ट करेगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, स्मॉल जी इसकी वैल्यू होगी। तो एक्सेलरेशन तो इस बॉडी का कांस्टेंट बना हुआ है जिसकी वैल्यू जी है, लेकिन वेलोसिटी इसकी कितनी है, तो वेलोसिटी जो है पी पॉइंट पर जब इसको जस्ट ड्रॉप किया गया है उस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी 0 होगी। क्यों, क्योंकि इसको ड्रॉप किया गया रेस्ट की पोजीशन से। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम इस पेन को हमने इस पोजीशन पे रखा हुआ है तो यहाँ पर क्या है कि इसकी पेन की वेलोसिटी स्टार्टिंग में या इनिशियल पॉइंट पर वही है जो इस हैंड की वेलोसिटी है, और हैंड क्योंकि रेस्ट की पोजीशन में है तो ये स्टार्टिंग में रेस्ट की पोजीशन पे होगा। उसके बाद जब हम इसको जस्ट रिलीज कर देंगे तो थोड़ी देर के बाद ये जो है एक्सेलरेट होने लगेगा, क्योंकि नीचे की तरफ इस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करेगा, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज करती रहेगी। ठीक है, लेकिन इनिशियल पॉइंट पर यानी जस्ट एट द टाइम ऑफ ड्रॉपिंग दिस ऑब्जेक्ट its velocity will be equal to 0, but acceleration will be non-zero and its value equal to acceleration due to gravity। ठीक है, ये क्लियर होगा। तो फिर यहाँ पर हम लोगों ने एक्सेलरेशन से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते थे या उसके टाइप्स हो सकते थे वो सब हमने लगभग लगभग कवर कर लिए हैं। और मुझे लगता है कि अगर इन्हीं क्वेश्चंस की बार बार अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे
तो फिर आपको और किसी क्वेश्चन को या फिर किसी और सोर्स से और ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे आपके अंदर कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो डेवलप हो जाएगी और आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को टैकल कर लेंगे। लेकिन ये ज़रूरी है कि इन क्वेश्चंस को बार-बार जो है रिवाइज़ किया जाए, क्योंकि जितनी बार भी आप इनको रिवाइज़ करेंगे, तो आपको कुछ ना कुछ नया जो है मतलब वो इससे सीखने को मिलेगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना अगला टॉपिक लेंगे जिसमें कि ग्राफ्स हैं। ग्राफिकल एनालिसिस है मतलब मोशन का। मोशन को हमें मतलब ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, एनालाइज करना है और जो भी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने हैं ग्राफ बनाने के साथ में। ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में हम ये सब जो कंसेप्ट्स हैं उनको देखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।